हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। ठीक है, क्लास है आज आपकी 10 क्लास है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन पूछा है आपसे 185 आपका क्वेश्चन है। पूछा है कि एसी मोटरों में लंबी कोड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है। ठीक है, जो आपकी एसी मोटरें होती हैं उसमें एक कोडेड बाइंडिंग होती है, उसको ना करने का क्या कारण है, यानी कि वो शॉर्ट की जाती है। लंबी कोड बाइंडिंग ना करने का क्या कारण है, तो ये हम क्यों नहीं करते हैं। जो आपकी बाइंडिंग है, ठीक है, उसमें जो आपकी ये होती है लंबी कोड बाइंडिंग, इसमें क्या होता है, ज़्यादा तार की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा वायर की आवश्यकता होगी, खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186 और आपसे पूछा है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। ठीक है, यानी कि शीतलन क्या होता है, आपका कूलिंग, जिसमें नमी हो। ठीक, तो इसके क्या पूछा है आपसे कि शीतलन के लिए, कूलिंग के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओवर हैंगिंग कोयल जो आपका होता है। ठीक है, ओवर हैंगिंग कोयल और योक के बीच। ठीक है डियर, सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन है आपका 187, पूछा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो आपके पैनल बोर्ड होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जो पैनल बोर्ड आपके हैं ये 3 फेज घरेलू बाइंडिंग यानी कि डोमेस्टिक बाइंडिंग में यूज किए जाते हैं। जो आपकी वाइंडिंग होती है, ठीक है, 3 फेज डोमेस्टिक वाइंडिंग, क्या बोर्ड। आपने देखा होगा आपके घर में एक पैनल लगाया जाता है, छोटे से पैनल होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो घर में, घर की जो वायरिंग होती है उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है आपका 188, पूछा है कि 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलागुण यानी कि टॉर्क न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। जो आपसे टॉर्क पूछा है, ये पूछा है कि इसको न्यूटन मीटर में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है डियर, फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जो भी है आपके पास, कि टॉर्क इज इक्वल टू 27 इंटू एच पी। जो आपकी एच पी की वैल्यू दी होगी वो हम पुट कर देंगे, और एन यानी कि चक्रों की संख्या। जो आपकी गति होती है उसको क्या किया जाता है, एन से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एन का मान दिया है हमें 1440 और एच पी दिया है हमें 7.5। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, अब मैं वैल्यू रख के दिखा देती हूँ आपको। चलिए, T इज इक्वल टू 727 इंटू 7.5 अपॉन में 1440। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, वैल्यू रख के मैंने आपको दिखा दी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा 36.6 न्यूटन मीटर। ठीक है डियर, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रोटरी स्विच के लिए, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र किया गया है। ये आपका क्या है, रोटरी स्विच है। किस प्रकार का रोटरी स्विच है आपका, इसका आपको बताना है। ठीक है डियर, तो ये क्या हो जाता है, आपका सिक्के का स्लॉट हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 190, पूछा है कि 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जहाँ स्लिप होगा, ठीक है,
स्लिप की बात की जाएगी, वहाँ पर आपका टॉर्क होगा। ठीक है, टॉर्क का मतलब बलागुण, ध्यान रखें। इन दोनों का बहुत ही यानी कि मान लीजिए ब्लड रिलेशन का रिश्ता, जैसे सगे भाई बहन होते हैं ना, उसी टाइप। तो ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ ऑप्शन में कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, टॉर्क को इंक्रीज करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, बलागुण को बढ़ाए यानी कि इंक्रीज द टॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 191, पूछा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका स्लिप की बात हुई है, तो यहाँ आपका टॉर्क की बात भी होगी है ना, लेकिन टॉर्क हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, टॉर्क हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि स्लिप रिंग का रिलेशन रोटर से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, आपका आंसर हो जाएगा राइट, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो आप उसको बिल्कुल इजीली ये लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 192, पूछा है कि वाइंडिंग का नाम क्या है। ये वाइंडिंग दी है आपको और पूछा है आपसे कि इसका क्या नाम है। तो देखिए डियर, ये क्या है, आपकी तिरछी वाइंडिंग है। ठीक है, इसकी वाइंडिंग यहाँ आपकी राइट आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 193 और पूछा है कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है। यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है, जो आपकी कोयल पिच है ये पोल पिच से कम है, तो कौन सी 3 फेज मोटर वाइंडिंग है आपकी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग। ठीक है डियर, शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर पोल पिच कुंडली पिच से कम है, ठीक है, यानी कि कोयल पिच से कम है, तो क्या होगी आपकी लंबी कॉर्डेड बाइंडिंग होगी। और लंबी कॉर्डेड बाइंडिंग मोटरों में क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें अधिक वायर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए लंबी कॉर्डेड बाइंडिंग नहीं करते। चलिए क्वेश्चन है आपका 194, पूछा है कि 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। 3 फेज संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जाएगा एक स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, यानी कि एक स्टेप्ड फॉर्मर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 195, पूछा है कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। ये आपकी 3 फेज मोटर वाइंडिंग दी है, यानी कि किस टाइप की वाइंडिंग ये आपको दी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये दिया है आपका फेज। ओके डियर, ये आपका फेज है और ये है आपके पोल, ध्यान रखेंगे ये आपके पोल हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए ये किस प्रकार की है, किस प्रकार का आकार बन रहा है, बताइए। यदि हम इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कोई स्टोन लगा है, तो क्या हो जाएगी, रिंग हो जाएगी। यदि आप अपनी फिंगर में इसको इस तरह से, ये आपकी फिंगर है मान लीजिए, ये आपकी फिंगर है, तो ये रिंग आप ऐसे ही तो पहनेंगे ना। ठीक है, रिंग आप ऐसे ही पहनेंगे अपनी फिंगर में, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी रिंग डायग्राम आपका हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, हर एक में लॉजिक नहीं लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आप लॉजिक लगा के
मान लीजिए आपने पढ़ा है और आपकी ध्यान नहीं रहा, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम आप लॉजिक लगा सकते हैं अपना लॉजिक, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपको 196 पूछा है कि 3 फेज हैं और 36 स्लॉट हैं आपके, 12 कॉइल हैं और 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। यानी कि आपका पूछा है फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है कि 120 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन में 180 इंटू नंबर ऑफ पोल आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रहेगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ आपको, एक बार आप नोट डाउन कर लें। फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 120 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट, कितने आपको स्लॉट दिए हैं, अपॉन में 180 यानी कि 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, आपको कितने पोल दिए हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 120 इंटू स्लॉट कितने दिए हैं हमें, 36 हम यहाँ रख देंगे, और 180 इंटू पोल कितने दिए हैं, 4 पोल दिए हैं, तो 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, ओके, 4 × 3 = 12, 30 बार गया और ये 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, तो कितना आ गया हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 6। ठीक है, यानी कि 6 स्लॉट हमारे आ गए। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ चला जाता है, सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप या इसको हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है 197 पूछा है आपसे कि कोइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं ये आपसे पूछा है, तो बताएंगे। देखिए क्या होता है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है, इस मतलब कि यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, कोइल है, पोल है और फेज है। फेज की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार की अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं, तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 198 पूछा है कि वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। यह हमें एक बाइंडिंग का मतलब कि चित्र के द्वारा हमें एक बाइंडिंग दी गई है और पूछा है कि किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है डियर, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका ओपन है। ठीक है, ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका ओपन सर्किट। देख लेंगे ऑप्शन में ध्रुवता, प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए ओपन आपका नहीं है, तो हम फिर इसमें क्या लगाएंगे, जो हमें यहाँ पर दिया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस टेस्ट, हम यहाँ लगाएंगे बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा आपका, रेजिस्टेंस टेस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका 199 पूछा है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। स्टार्टिंग मोटर में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। किसमें, रोटर सर्किट में, किसे, प्रतिरोध को। ठीक है, तो क्यों शामिल किया गया है ये आपसे पूछा है।
क्यों किया गया है शामिल कि हमें जो टॉर्क है हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके, इसलिए रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, स्लिप रिंग की बात हुई है ना, और यहाँ क्या है हमारा टॉर्क है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 200 और पूछा है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होगा। क्या है आपका रोटर वाइंडिंग खुला परिपथ है, ठीक है, मोटर को स्टार्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा जो आपकी मोटर है वो रन नहीं करेगी यानी कि नहीं चलेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 201, पूछा है आपसे कि यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है। यदि सिंगल फेज जो है आपका ये चलने के दौरान विफल हो जा रहा है यानी कि फेल हो रहा है तो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ये क्या करती है, आपकी मोटर की गति धीरे धीरे चलती है यानी कि मोटर बहुत धीरे धीरे चलती है और क्या होता है फाइनली इसकी जो वायरिंग होती है वो जल जाती है यानी कि मोटर हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 202, पूछा है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोड के साथ मोटर आपकी चल रही है और क्या हो रहा है, आपका जो आपका एक कला है वो कट ऑफ हो जा रहा है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए डियर, अभी मैंने पीछे भी यही बताया था कि क्या होगा, हमारी मोटर धीरे धीरे चलेगी और आके हमारी अंत में आके हमारी मोटर क्या होगी, उसकी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी और मोटर हमारी खराब हो जाएगी, उसको रिवाइंडिंग हमें कराना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका 203, पूछा है कि एकल कलाबंद प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 203, पूछा है आपसे कि एकल कलाबंद प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रेज सीक्वेंस जो आपका होगा ये आपका राइट आंसर जाएगा यानी कि अनुचित कलाक्रम। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 204 और आपसे पूछा है कि लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में क्या दोष है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, आपकी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपथन होगा, पार्टियली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग। आपका डी ऑप्शन यहाँ क्या होगा, राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 205, पूछा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। जो आपकी एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, थर्मल अधिभार रिले की बात की गई है यहाँ पर। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी इंडक्शन मोटर की क्या करता है, प्रोटेक्शन उसको देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो आपका करंट लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, एक होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपकी मोटर को होती है उतना ही करंट आपका जा रहा है और उससे अधिक अगर करंट जा रहा है तो उस स्थिति में क्या करेगा, आपका थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ हमारा क्या होगा, राइट आंसर जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 206। पूछा है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है। मोटर रोटर की तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका राइट आंसर जाएगा, जो आपका रोटर है, रोटर बार जो होता है आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, रोटर बार्स गेट डैमेज। ठीक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है आपका 207। पूछा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का रोटर है और उसमें आपका सर्किट खुला हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें कि जो आपकी मोटर है वो बहुत ज़्यादा कम गति से चलेगी। ठीक है, यानी कि अच्छे से टॉर्क उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाता है, मोटर बहुत कम गति से चलती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका 208 और आपसे पूछा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज़ के लगातार उड़ने का क्या कारण है। यानी कि आपने अपनी मोटर स्टार्ट की, ठीक है, कुछ टाइम वो चली, उसके चलने के बाद क्या होता है कि जो फ्यूज़ है वो बार बार से उड़ रहा है। ठीक है, ब्लोइंग हो रहा है। तो यहाँ किस वजह से ये दोष आपका है, किस वजह से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वाइंडिंग में जो आपका इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ फ्यूज़ आपका बार बार उड़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हमारा जाएगा। चलिए इंसुलेशन मैंने आपको बताया था, इंसुलेशन क्या होता है, जो आपने केबल देखा है, केबल होता है, वायर होता है, कोई आपके चार्जिंग वायर होता है, यानी कि जो डाटा केबल उसकी होती है, उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है ब्लैक वाइट, ठीक है, ये क्या होती है आपकी इंसुलेशन कहा जाता है इसको। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है हमारा 209। पूछा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा आपको 2-3 क्वेश्चन में करा चुकी हूँ इसी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका कि 3 फेज मोटर आपकी चल रही है ना, तो और जो उसका एक कला है यानी कि आपका 1 फेज है वो शुरू होने के दौरान फेल हो जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। तो मोटर क्या होगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलने के बाद या तो वो जल जाएगी या फिर वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। चलिए क्वेश्चन है आपका 210। पूछा है आपसे कि 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप करने का कारण कौन सा है। यानी कि आपकी 3 फेज मोटर है, उसका स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप हो रहा है, तो ट्रिप होने का क्या कारण है ये आपसे पूछा है। तो आपका क्या जाएगा यहाँ पर, OLR की गलत सेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका जाएगा। OLR की मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि OLR की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि OLR की क्या होती है फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 211 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 3 फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय कैसा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझ लेते हैं। क्या पूछा है कि आपके 3 फेज मोटर है, मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय कैसा ब्लेड रखकर लघुपतित
कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, कैसा ब्लेड है ये? हेक्सा है, ये है आपका हेक्सा, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में आरी। ठीक है, तो ये है आपका हेक्सा ब्लेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेक्सा ब्लेड जो होता है वो तेजी से आपका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना, तेजी से वाइब्रेट करेगा आपका हेक्सा ब्लेड। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या जाएगा, आपका राइट आंसर जाएगा। और मैंने पूछा था आपसे कि OLR की फुल फॉर्म क्या है, तो OLR की फुल फॉर्म होती है ओवरलोड रिले। ठीक है डियर, OVER ओवरलोड रिले, REALLY रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले OLR की फुल फॉर्म होती है, जो आपके क्या होता है, घर की वायरिंग में बोर्ड पैनल पे लगाई जाती है। ठीक है ना, चलिए